गुड्स। चैप्टर नंबर 3 का जो हेडिंग है उससे एक बात समझना कि सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। These are two independent things. How come sir? कि सर गुड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, गुड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं मतलब डिलीवरी करी जा सकती है, लेकिन ओनरशिप सेलर ने अभी तक बायर को दी है। ये जरूरी नहीं है कि डिलीवरी दे दी है तो ओनरशिप भी दे दी है, ट्रांसफरशिप ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी है। नो, इट इज नॉट सो। दीज टू आर इंडिपेंडेंट थिंग्स। ऐसा पॉसिबल है ओनरशिप के साथ में डिलीवरी भी दे दी गई हो, ऐसा पॉसिबल है ओनरशिप दी गई हो लेकिन डिलीवरी नहीं दी गई हो, ऐसा पॉसिबल है ओनरशिप नहीं दी गई हो डिलीवरी दे दी गई हो कि आप माल ले जाओ लेकिन ओनरशिप तभी दूंगा जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है एग्रीमेंट टू सेल बना है, न ओनरशिप दी गई है न डिलीवरी दी गई है। तो चारों परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। बच्चे क्या सोच लेते हैं कि ओनरशिप दी गई है मतलब डिलीवरी, या डिलीवरी दी गई है मतलब ओनरशिप भी दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो दीज आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नंबर वन। नंबर टू, हमें क्यों पढ़ना है कब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, या हु इज द ओनर, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। क्या रीजंस हैं कि सर सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि सर रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। ओनरशिप के साथ ही रिस्क सेलर से बायर के पास में चली जाती है। तो ओनरशिप कब पास हुई ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि किसी पार्टी के कारण नुकसान हुआ है गुड्स को, यदि सेलर की एक्टिविटी के कारण गुड्स को नुकसान हुआ है तब तो सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यदि बायर की एक्टिविटी के कारण गुड्स को नुकसान हुआ है तो बायर रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू मेक गुड द लॉसेस। लेकिन यदि किसी पार्टी के गलती के बिना, न तो सेलर की गलती न बायर की गलती, किसी की भी गलती के बिना उन गुड्स को यदि नुकसान हुआ है तो फिर कौन उसको बेयर विथ करेगा कि सर रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। जो भी ओनर है वो उस रिस्क को बेयर विथ करेगा, वो उस रिस्क को बेयर विथ करेगा। सबसे पहला रीजन तो ये है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ठीक है। ऑल रिस्क इन गुड्स पासेस विद ओनरशिप, नंबर वन। नंबर टू, सर डिफॉल्ट किसी पार्टी ने किया है, जिस पार्टी की बेवकूफी के कारण उस गुड्स को नुकसान हुआ है वो बेयर विथ करेगा। केस का नाम है डेमले वर्सेस हैमिल्टन, डेमले हैमिल्टन एंड कंपनी वर्सेस बार्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था कि सर 30 टन एप्पल का जूस निकाल के रखने को बोला था बी ने एस को। एस ने क्रश करके रख दिया, प्रॉपर जैसा डिलीवरेबल स्टेट में लाना था वैसे ला के रख दिया। पर बी ने उन जूस की डिलीवरी लेने में देरी कर दी, उसके कारण जूस जो है वो खराब हो गया और फेंकना पड़ा। सर जिसकी गलती वो भुगतेगा, तुम डिलीवरी लेट लेने आए तुम भुगतोगे। हाँ, अब मैं टॉपिक पे बात कर रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। कि सर सबसे पहला तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जो ओनर है, कोई पार्टी की गलती नहीं है और फिर भी गुड्स को नुकसान हो रहा है तो फिर जो ओनर है वो बेयर विथ करेगा। जैसे खड़े खड़े पता नहीं एक्चुअल में कहीं से गोदाम में आग लग गई बिना किसी पार्टी की गलती के, तो वो जो उस समय उन गुड्स का ओनर है वो रिस्क बेयर विथ करेगा, ठीक है। सेकंड, आपने ले जाके माल रखा, मान लो कई कई जने आजकल वॉलपेपर्स और कारपेट्स लगवाते हैं ना अपने प्रेमाइसेस में। आपने ले जाके माल वहां पर रखा, ये रोल्स जो होते हैं वो वॉलपेपर्स के आपने ले जाके रखे। सर रात को आए और चूहे खा के चले गए या कुतर के चले गए उस कारपेट को, या उस कारपेट पे आग लग गई बिना किसी बात के, सर कौन उसका बेयर विथ करेगा? सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो नया ओनर बेयर विथ करेगा, नहीं तो पुराने ओनर को बेयर विथ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रिस्क कौन बेयर विथ करेगा। सेकंड, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कि सर जो भी किसी थर्ड पार्टी ने उन गुड्स को नुकसान पहुंचा दिया तो कौन उसके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस ठोक पाएगा, सेलर या बायर? कि सर जो भी ओनर है उसको राइट होता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस ठोकने का। तो सर जो भी ओनर है वो इसलिए हमको जानना है ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। सूट फॉर प्राइस। कि सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तब तो सेलर बायर पे प्राइस का केस ठोकेगा, यदि वो नहीं दे रहा है पैसे तो पूरी प्राइस लेगा। यदि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो केवल डैमेजेस का केस ठोकेगा, ठीक है। और सर हमें यह भी जानना इसलिए जरूरी है कि सर इंसॉल्वेंसी के टाइम यदि बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है और वो ओनर है या नहीं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी जो है वो उस माल को ले पाएगा। और यदि सेलर इंसॉल्वेंट हो रहा है या, तो फिर ये इस बात पे डिपेंड करेगा वो माल ले पाएगा या नहीं, कि वो सेलर अभी भी ओनर है
या नहीं है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आया हुआ है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप। भाई अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स बोलते हैं। तो ये 4 रीजन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देके आराम से समझा देना, एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बचा हुआ हिस्सा है, तैयारी कनक सर चालू है। चालू है? कितने चैप्टर हैं कनक नेक्स्ट टेस्ट के लिए? 6 है शायद। कौन कौन से नाम बता तो। लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, ब्रीच, डिस्चार्ज। अच्छा, डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और बस? याद नहीं आ रहे। सर याद नहीं आ रहे? अच्छा, इसमें से कितने कर लिए? फर्स्ट हो गया, बाकी चल रहा है, शेट सेकंड वाले पे हूँ। शेट्टी, पड़ोसी के दुख पे हंसते नहीं, अगला नंबर अपना ही होता है। हंस नहीं रही हूँ। ठीक है फिर, ठीक है। ये डायलॉग हमने हमारे टीचर से सीखा है, जब पास वाले की तकलीफ में देख के हमारे दांत निकल जाते थे तो हमारे को भी टीचर ही बोलते। बता भाई, तूने कौन कौन से तैयार कर लिए? 2 बड़े चैप्टर्स बाकी है, डिस्चार्ज बाकी है और एक और एक। डिस्चार्ज बाकी है और एक और बाकी है, ठीक है। भैया तैयार कर लेना, काम आने वाला है इस बार। इसका वेटेज ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा हो चुका है तुम्हारे, 1/3 के आसपास हो चुका है एज पर द न्यू सिलेबस। तो कृपया इसको ढंग से तैयार करें, इस इन सारे चैप्टर्स को। चलिए नेक्स्ट, अब एक पेपर पेन लेके बैठोगे, मैं जो भी लिखा रहा हूँ उसको ढंग से नोट करना है। एक तो वीडियोस ऑन रखो, पेपर पेन लेके बैठोगे, मैं जो भी लिखा रहा हूँ मैं शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ कि सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड रूल्स क्या क्या होते हैं। what are the rules regarding the transfer of property in goods from the seller to the buyer? सर किस हिसाब से देखना है कि सर एक तो स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के लिए भी वही रूल चलता है, स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के लिए भी वही रूल चलता है एग्जाम ऐसे। दूसरा कि सर अनअसर्टेन गुड्स के लिए, ठीक है। अब मैं जिस ऑर्डर में लिखा रहा हूं ना, आपको उस ऑर्डर में ये ध्यान होना चाहिए, अपनी राइटिंग में नोट कर लो इसको। सबसे पहले तो कि सर सेलर से बायर के पास में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। सर पहला रूल दिया हुआ है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेज दैट property in goods is transferred from the seller to the buyer when the parties intend it to transfer. When the parties intend it to transfer, it means ownership to transfer। ठीक है, property in goods transfers from the seller to the buyer। property in goods transfers from the seller to the buyer when the parties intend it to be transferred। ठीक है, इंटेंशन काम आएगा। सेलर बोलता है आप माल भले ही ले जाओ, डिलीवरी ले जाओ, लेकिन मैं आपको तब तक उन गुड्स की ओनरशिप नहीं दूंगा, मैं आपको तब तक उन गुड्स की ओनरशिप नहीं दूंगा जब तक कि आप उसका पैसा नहीं दे देते। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी बेटा? जब उस गुड्स का पैसा मिलेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इंटेंशन क्लियर है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। पार्टीज, सेक्शन 19 बोलता है ओनरशिप सेलर से बायर के पास में तब ट्रांसफर होगी जब कॉन्ट्रैक्ट से कोई इंटेंशन, पार्टीज का जो इंटेंशन है वो। बहुत बेसिक। सेकंड, लेकिन यदि इंटेंशन जो है वो पार्टीज का गैदर नहीं हो पा रहा है, पार्टीज का इंटेंशन जो है वो गैदर नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या काम आएगा? सर सेक्शन 20 to 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट काम आएगा। सेक्शन 20 to 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट काम आएगा कि फिर सर अब ये रूल्स लगेंगे जब इंटेंशन गैदर नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, क्या होता है सेक्शन 20? सेक्शन 20 मेरे साथ में नोट करते जाना। देखो ये है ना, इतनी इजीली कोई समझाता नहीं है जितना मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। सर जब इंटेंशन गैदर नहीं हो पा रहा है तो सेक्शन 20 to 24 से रिलेटेड रूल में जो रूल्स दिए हुए हैं वो काम आएंगे।
क्या है? पहला रूल है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही डिसाइड कर लिया गया है, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स यदि डिलीवरेबल स्टेट में है, लिखते जाना साथ में, स्पेसिफिक गुड्स यदि डिलीवरेबल स्टेट में है। डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब पढ़ा था अपन ने? द गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट इफ, द गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट इफ एट दैट, मतलब सेलर उन्हें ऐसी पोजीशन में लेके आ गया है कि बायर अब उसकी डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकता, तो फिर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। मान लीजिए कि सर 10 किलो गेहूं मांगा है, लेकिन 1-1 किलो की पैकिंग में मांगा है, तो 1-1 किलो की 10 पैकिंग में जब गुड्स आ गया, जिस हिसाब से पैक होना चाहिए था उस हिसाब से पैक हो गया, तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, ठीक है। बैंगल्स को कुछ कारीगरी करने के लिए दिया था, तो वो कारीगरी यदि सही से हो गई तब तो वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए, ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स जब डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी है, और जब उनकी प्राइस भी ऑलरेडी डिटरमाइन हुई हुई है, और जब उनकी प्राइस भी डिटरमाइन हुई हुई है, क्या? 1 लाख रुपए, ये वाली गाड़ी लूंगा मैं तो, ठीक है, ये वाली गाड़ी एकदम टॉप टिप टॉप रेडी भी है डिलीवरी के लिए, ठीक है, और प्राइस डिटरमाइन हुई हुई है, 10 लाख रुपए की गाड़ी है। तो सर जब पहली सिचुएशन ये है, पहली सिचुएशन ये सेक्शन 20 to 24 जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से सबसे पहला है ये सेक्शन 20, ये पहली सिचुएशन है सेक्शन 20, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट और कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस भी डिटरमाइन हुई हुई है, तो सर इस सिचुएशन में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? Ownership is transferred from the seller to the buyer as soon as the contract of sale is made. As soon as the contract of sale is made, the ownership gets transferred as soon as the contract of sale is made. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब बनेगा? बेटा वीडियो ऑन कर लो अपने अपने, मेरे को देखना है तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसी समय ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सर कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है रे? थोड़ा सा बताना कि सर जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए ऑफर, ठीक है, में किस चीज का वेट हो रहा होता है, यदि बाकी चीजें प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस पे क्वेश्चन भी है। ऑफर में एक्सेप्टेंस का वेट हो रहा होता है, जिस समय एक्सेप्टेंस आ जाती है, बाकी के एलिमेंट्स यदि प्रेजेंट है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन makes agreement, and agreement when legally enforceable becomes contract. Agreement is legally enforceable when it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void. इस पूरे ट्री में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा। इस पूरे ट्री में केवल किस चीज के आने की वेट हो रही होती है? एक्सेप्टेंस की आने की वेट हो रही होती है। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्टेंस आके फिट होता है, ये बाकी के एलिमेंट्स यदि प्रेजेंट है तो टक करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है? हाँ सर बनता है। तो सर जैसे ही एक्सेप्टेंस आती है उसी समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है, यदि स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में और प्राइस डिटरमाइंड हुई भी है उसी समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनता है हम कहते हैं ये वाली सिचुएशन है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट एंड इफ प्राइस इज डिटरमाइंड, तो फिर उसमें ओनरशिप, उसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? सर जब एक्सेप्टेंस आके यहाँ पर फिट हो जाता है। क्या ये पहला नियम तुमको समझ में आ गया? सेक्शन 20 वाला, ओनरशिप स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड, उसमें तब ट्रांसफर होती है। बोलो रे, सबको समझ में आया या नहीं आया? आज की क्लास सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यस सर। रिया मैडम, मंशा, श्लोक, श्लोक ने भी हाँ बोल दिया, रिया। चलिए सर, इसी बात पे एक क्वेश्चन और याद आता है मेरे को, ये जो मैंने अभी आपको एक बात बताई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 2, जो मेरे नोट्स का चैप्टर नंबर 2 है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसमें एक जनरली एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं एग्जामिनर, क्या द एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, लिखना इसको, द एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज just like a burning matchstick, just like a burning matchstick to a train of gunpowder, to a train of gunpowder. Acceptance to an offer
is just like a burning matchstick to a train of gunpowder. क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, समझो कि सर समझना ये एक ट्रेन है यार, एक के पीछे एक डब्बे जुड़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेन में क्या भरा हुआ है सर? गन पाउडर भरा हुआ है। गन पाउडर का क्या मतलब होता है सर? हाईली 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 इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, जिसको बस एक माचिस दिखाने की देर है। वो ट्रेन में यहां पकड़ के कब यहां पहुंच जाएगी, 1 सेकंड में तुम लोग को हवा भी नहीं लगेगी कि कैसे, मैंने तो यहाँ अभी आधा सेकंड भी नहीं हुआ, या मैच स्टिक दिखाई और गन पाउडर भरा हुआ है तो आग यहां तक पहुंच जाएगी। तो सर एक्सेप्टेंस इज जस्ट लाइक अ बर्निंग मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ये गन पाउडर जैसे ही इधर एक्सेप्टेंस वाली मैच स्टिक आती है, ठक करके ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है? आपको बोलना है हाँ सर, एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज जस्ट लाइक अ बर्निंग मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। जैसे गन पाउडर में आग दिखाते ही पूरी ट्रेन आग पकड़ लेती है, उसी तरीके से सर एक्सेप्टेंस आते ही यदि बाकी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बस इसी की देर हो रही होती है। क्या तुमको लॉजिक और क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया? तुमको हाँ में आंसर देना है इसका और एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो सर पहले बात बताई सेक्शन 19, सर ओनरशिप कब सेलर से बाहर के पास में ट्रांसफर होगी? जब पार्टीज का इंटेंशन होगा तब होगी। यदि पार्टीज का इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा है तो सेक्शन 20 to 24 काम आएगा। सेक्शन 20 to 24 की पहली सिचुएशन समझा दी, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस प्राइस डिटरमाइंड। तो सर as soon as the contract is made, उसी समय सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सर समझो इसका इंप्लीकेशन समझो। सर ये सेलर है, इसके गोदाम में लकड़ियां बांध के पड़ी थी, लकड़ी के गट्ठर बांध के पड़े हुए थे। सर बायर आया, इन दो लकड़ों की प्राइस उसने डिस्कस करी, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स थे, हाँ सर इन दो लकड़ियों, डिलीवरेबल स्टेट में थे, हाँ सर बांधे हुए पड़े थे, जैसे बायर को चाहिए थे वैसे ही थे, बायर उनकी डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में थे। प्राइस डिटरमाइन हो गई, हाँ सर डिटरमाइन हो गई, ठीक है सर। अब बायर ने कहा ये हो गए मेरे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया उनके बीच में। तो सर ओके, बायर ने बोला मैं इन्हें 2 दिन बाद लेके जाऊंगा, बायर ने बोला मैं इन्हें 2 दिन बाद लेके जाऊंगा, तब तक आपके गोदाम पे पड़े रहने दीजिए। 2 दिन के अंदर इस पूरे गोदाम में आग लगी, बाकी के गट्ठर के साथ में ये 2 गट्ठर भी जल गए। अब बायर बोलता है सर आपने मुझे गट्ठर तो दिए ही नहीं, तो मैं थोड़ी ना रिस्क बेयर विथ करूंगा। ये बोलता है भाई साहब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो रिस्क तो आपकी है। तो बताइए, आपके पास में क्वेश्चन आएगा, डिटरमाइन कीजिए। आपको इस टेस्ट पे लगा के देखना है, स्पेसिफिक गुड्स थे, हाँ सर, डिलीवरेबल स्टेट में थे, हाँ सर, प्राइस डिटरमाइन हो गई थी, हाँ सर। तो सर ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? एज सुन एज सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, इनकी ओनरशिप तो तभी ट्रांसफर हो गई थी, बिना किसी पार्टी की गलती के। आग लगी है तो सर कौन रिस्क बेयर विद करेगा? ओनर। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बायर विल हैव टू बेयर द रिस्क। क्या लॉजिक समझ में आया इस क्वेश्चन का? बोलो हाँ या ना। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? रिया, मंशा, श्लोक, झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट। ये तो था तुम्हारा सेक्शन 20। अब आ जाओ तुम्हारे सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 पे लिखते जाना और साथ में समझते जाना। मैं इस क्लास में वापस पूरा टाइम दे रहा हूँ, मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं कराया हुआ है, पर मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें से क्वेश्चन आए तो तुम उस क्वेश्चन को फोड़ गया हो। सेकेंड, when there is a specific goods, when there is a specific goods which are in deliverable state, पहले 2 पॉइंट तो वही है। when there is a specific goods which are in deliverable state, लेकिन प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड, कि सर प्राइस अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई है, ठीक है। तो सर अभी तक प्राइस क्यों नहीं डिटरमाइन हुई है? क्योंकि सेलर को कोई काम करना बाकी है, जैसे कि क्या काम करना बाकी है? वेइंग, मेजरिंग, टेस्टिंग एटसेट्रा, कोई भी काम करना बाकी है। वेइंग, मेजरिंग, टेस्टिंग एटसेट्रा टू डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है। कैसे सर? समझो कि मान लो आपकी मम्मी, मतलब श्लोक मुंद्रा सीए बन गया, श्लोक बन जाएगा पूरा, यकीन है? बन जाएगा ना भाई? हाँ सर।
ठीक है, पक्के से अपना प्रॉमिस याद रखना तूने मुझे जो किया है। तो श्लोक मुंदड़ा सीए बन गया। जब पहली कमाई आई तो अपनी मम्मी को ये ज्वेलर के पास में लेके गया, मम्मी मेरी पहली कमाई आई है, आपको बैंगल्स खरीदने पड़ेंगे सोने के, ठीक है। तो सर अलग अलग बैंगल्स, इसकी मम्मी भी बड़ी खुश हुई, अलग अलग बैंगल्स देखे तो उन बैंगल्स देखो, उसमें से एक बैंगल का सेट इसकी मम्मी को पसंद आया, एक बैंगल का सेट इसकी मम्मी को पसंद आया। तो सर स्पेसिफिक गुड्स थे कि हाँ सर, सर जो काम किया हुआ था बिल्कुल वैसे ही चाहिए, बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में है सर, ठीक है। लेकिन क्या उनकी प्राइस डिटरमाइन हुई हुई थी? नहीं सर। प्राइस कब डिटरमाइन होगी? कि सर जब वो उसको तोल लेगा अपने वेइंग स्केल में लेके कि मैम ये इतने तोला इतने ग्राम का है, उस हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होगी, ठीक है। तो सर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट प्राइस नॉट डिटरमाइंड। प्राइस डिटरमाइन करने के लिए या तो उनको वे करना है या मेजर करना है। मेजर करना, कई बार आप कहते हो कपड़े का थान खरीदना है, अच्छा ये कपड़ा पसंद आया कि सर ये कपड़ा दे दो, स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, लेकिन उस कपड़े की लेंथ को नापना पड़ेगा, ठीक है। तो सर या फिर लकड़ी की लेंथ को नापना पड़ेगा, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी, तो वो काम करना बाकी है। तो सर ऐसे गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है? सर ऐसे गुड्स में तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है when the seller has weighed or measured or tested to certain the price, ascertain the price, यानी कि प्राइस प्राइस डिटरमाइन हो चुकी है, प्लस प्राइस डिटरमाइन हो चुकी है, प्लस बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, प्लस बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, बायर को इस बात का नोटिस हो जाता है और वो भी हाँ उससे एक्सेप्ट करता है, ठीक है ये प्राइस है तो मेरे को चलेगा, ठीक है। तो सर जब सेलर ने वो वेइंग का या मेजरिंग का या टेस्टिंग का काम कर लिया है, उसने प्राइस असरटेन कर लिए, प्राइस डिटरमाइन कर लिए, प्लस बायर को उसका नोटिस दे दिया है, तब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 22। किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेक्शन 21, थर्ड सिचुएशन। इनमें से कोई एक सिचुएशन पे, हाँ श्लोक बोलना बेटा। सर रेडीमेड चीजों पे तो फिर प्राइस पहले से डिटरमाइंड होता है ना। रेडीमेड चीजों को अपने देख, स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक है, हाँ सर रेडीमेड चीज यही वाली जीन्स पसंद आई है, प्राइस प्राइस ऑल ये अपने स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, हाँ सर कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस डिटरमाइंड है, प्राइस डिटरमाइंड नहीं है सर, रेडीमेड गुड्स में तो पहले से प्राइस डिटरमाइंड होती है, ठीक है। तो सर उसमें तो वो फिर फर्स्ट सिचुएशन में आ गया ना, तू जिस चीज की बात कर रहा है वो जो मैंने पढ़ाया था ना, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस प्राइस डिटरमाइंड, ठीक है। सो एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाएगी, एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। समझ गया? कॉन्ट्रैक्ट कब हाँ बनेगा? सर। जब ऑफर का एक्सेप्टेंस आएगा तब बनेगा। यदि तूने वही चीज एक शोरूम में लगी हुई देखी है तो वो दुकानदार तेरे को इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है, तूने जाके उसको ऑफर दिया मुझे ये जीन्स 5,000 रुपए में खरीदनी है, जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया वैसे ही ओनरशिप तेरे पास में चली जाएगी। बात समझ गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो सर हम्म। सेकंड सिचुएशन भी अपन ने कर ली, अब अपन थर्ड सिचुएशन की तरफ चलते हैं विच इज सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बोलता है? सर स्पेसिफिक गुड्स हैं, लिखते जाना, स्पेसिफिक गुड्स हैं सर विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, which are not in deliverable state, specific goods which are not in deliverable state। ऐसे गुड्स में कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में जाएगी? तो सर इसका आंसर है कि सर सबसे पहले तो जब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाता है, गुड्स को जब when the goods are put in deliverable state, when the goods are put in deliverable state plus buyer has notice thereof, buyer has notice thereof plus buyer has notice thereof, जब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ जाया गया प्लस बायर को इस बात का नोटिस दे दिया गया कि सर अब आपके गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, तब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाएगी। कैसे? श्लोक को एक जीन्स पसंद आई, लेकिन जीन्स की हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, इसने कहा कृपया मेरी पतलून एक बिलान छोटी कर दीजिए, ठीक है। तो गुड्स स्पेसिफिक तो थे लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे, जैसे इसको नीचे से काटा और इसको
इन्फॉर्म किया, सही से डिलीवरेबल स्टेट में लाया, छोटी बड़ी काट दी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बायर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक इट्स डिलीवरी बिकॉज इट इज नॉट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो when the goods are put in deliverable state plus buyer has notice thereof, ownership gets transferred। ठीक है सर, from the seller to the buyer। ठीक है, यहां पर अब सुनो, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्राइस का क्या एंगल है। सर क्वेश्चन में तुमको प्राइस का कोई एंगल देंगे नहीं, यहाँ पर मैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मॉड्यूल में तुम्हारे को डिटेल दिया हुआ है कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, इसमें प्राइस में भेजा लगाने की कोशिश मत करना। झील बोल, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो प्राइस का ही पूछ रही थी पर सही आपने बात क्लियर है, कर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हमको पता पड़ती है। ठीक है, सब बच्चों की, इसीलिए हमने प्राइस का भी बोल दिया और कुछ बच्चों ने पूछा भी था। चलिए, तो सर अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि ऐसे क्वेश्चन आए कि स्पेसिफिक गुड्स बैंगल पसंद आए, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स थे, लेकिन है ना जिस तरीके के बैंगल चाहिए थे वैसे बैंगल नहीं थे, तो ज्वेलर ने बोला कोई बात नहीं मैडम, मैं वैसा काम करवा के दे दूंगा, आपको चांदी की टिपकियां चाहिए इन सोने के बैंगल्स पे, मैं वो करवा के दे दूंगा, या आपको कुछ पर्टिकुलर तरीके के डायमंड चाहिए, मैं फिक्स करवा के दे दूंगा। ठीक है सर, तो उनके बीच में डिसाइड हो गया। अब एडवांस ले लिया, थोड़ा एडवांस ले लिया, तो थोड़ा बाकी रखा, ये भी एंगल नहीं भी डाला तो भी कोई बात नहीं, स्पेसिफिक गुड्स थे, काम करा के देना था, इसलिए गुड्स वर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे कैसे पूछते हैं कि गुड्स आर पुट इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस बायर हैज नोटिस देयरऑफ। ज्वेलर ने काम कराया, काम कराने के दौरान वो काम वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, प्लस उससे इसकी शेप भी थोड़ी बहुत बिगड़ गई, प्लस उससे उसकी शेप में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। तो क्या अब वो ज्वेलर बोल रहा है मैडम हमने काम कर दिया, आप ले जाइए इसको। वो बोली सर आपने पैसा भी रख लिया, काम भी नहीं किया, काम ढंग से नहीं हुआ है, मैं तो नहीं ले जाऊंगी, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, दोनों अड़े में। तो तुमको ऐसे समझाना पड़ेगा कि सर स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, उसमें ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स आर बॉट इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस बायर हैज नोटिस देयरऑफ। नाउ द गुड्स वर ट्राइड टू बी ब्रॉट इन डिलीवरेबल स्टेट बट एक्चुअली डिलीवरेबल स्टेट में आए नहीं है, क्योंकि जैसा बायर के साथ में डिसाइड हुआ था वैसा शेप नहीं दे पाया, उल्टा उसका शेप और खराब कर दिया। ठीक है, सो तो इसलिए बायर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, बायर अपना पैसा वापस ले जाने का पूरा हकदार है, और क्या कहते हैं, सेलर उससे कुछ मांग नहीं पाएगा। ठीक है, अब सेलर कहता है मैम आप एक्स्ट्रा पैसे दे दो तो मैं इसको वापस शेप में ले आऊं, एक्स्ट्रा पैसे की बात ही नहीं है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन, ये अपन क्वेश्चन बैंक में करेंगे तब तुमको पूरी डिटेल ध्यान पड़ेगी, पर मोटा मोटा दिमाग तुम्हारा चल जाना चाहिए। ठीक है, चौथी सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन देखो, अनअसर्टेन गुड्स की बात करते हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 18 एंड 23 कंबाइंड, दिस इज सेक्शन नंबर 18 एंड 23 कंबाइंड। unascertained goods, unascertained goods में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर। अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, 100 बोरी चाहिए, ठीक है, 1000 में से 100 कौन सी वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसमें ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होती है सर, तब होती है सबसे पहले when the goods are ascertained, when the goods are ascertained, ascertain कर लिए कि हाँ ये वाले goods हैं, ठीक है, ये वाली 100 बोरी। ascertainment का मतलब क्या होता है, लिख लेना, ascertainment का मतलब होता है identifying, identifying the goods, कि ये वाले goods प्लस setting aside, प्लस setting aside या apart, setting apart एज पर आइडेंटिफाइंग द गुड्स में ये भी ध्यान रखना कि सर जो भी इंटेंडेड क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन देने की बात हुई है उस हिसाब से वैसे ही गुड्स होने चाहिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, so when the goods are identified as per the quality and description, जो देने का वादा किया है आपने, बासमती राइस इस क्वालिटी का तो वैसी क्वालिटी का होना चाहिए, चावल टुबर डिबर व्हीट इतने लेंथ का, ये जो सब है ना उस क्वालिटी का होना चाहिए, उस डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए, उस सैंपल का होना चाहिए जो आपने दिखाया।
तो व्हेन द गुड्स आर असर्टेन, गुड्स कब असर्टेन होंगे? आइडेंटिफाइंग द गुड्स एज पर क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन एंड सेटिंग देम अपार्ट और असाइड कि ये वाले मेरे को देने हैं। प्लस ध्यान रखना, व्हेन द गुड्स आर असर्टेन प्लस व्हेन द गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड, when the goods are ascertain and when the goods are appropriated, that is appropriation of goods जब कर देते हैं कि सर ये दोनों पैरेलल एक्टिविटीज हैं बेटा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये मतलब आपको लगेगा सर ये ascertainment में डालूं या appropriation में, तो वैसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में पैरेलली चलता है, बट कुछ थोड़ा सा आपको क्लैरिटी है इसलिए मैं बता रहा हूं। when the goods are ascertained and when the goods are appropriated, appropriation of goods का मतलब होता है कि सर यदि आपने अभी तक गुड्स को देखो ऑब्टेन नहीं किया है, तो आप पहले तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या ऑब्टेन करोगे? गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या ऑब्टेन करोगे, ठीक है। दूसरा कि सर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लेके आओगे। तीसरा अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन करोगे। ये तीन बातों में ध्यान रखना, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करोगे, ठीक है। पहले दो तो समझाने की जरूरत नहीं है, गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया होगा, प्रोड्यूस किया, ऑब्टेन नहीं किया, ऑब्टेन किया, आपने सैंपल दिखाया या डिस्क्रिप्शन दिया, अच्छा मेरा वो माल आने वाला है, ठीक है, तो उसको ऑब्टेन कर लिया, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आए, मान लो उसको 10-10 किलो के बोरे चाहिए या 50-50 किलो के बोरे चाहिए, तो उस डिलीवरेबल स्टेट में लेके आए, प्लस उन गुड्स का अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट किया। नाउ व्हाट डज दिस मीन बाय अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि सर either the seller is selecting the goods with the consent of the buyer or the buyer is selecting the goods with the consent of the seller. Either the seller is selecting the goods with the consent of the buyer or the buyer is selecting the goods with the consent of the seller. सर कैसे? किराने की दुकान पे जाते हो तो सेलर खुद उस गुड्स को बांधता है, लेके आता है आपके पास में, ठीक है, ही इज सेलेक्टिंग द गुड्स। जब माल आपको मिलता है तो उस पे आपकी भी कंसेंट आ जाती है, बायर की भी आ जाती है। जब मॉल में जाते हो तो बायर गुड सेलेक्ट करता है रैक में से उठा के और सेलर उस पे अपनी कंसेंट देता है, होता है या नहीं होता है? बस जरूरी बात क्या है, दोनों की कंसेंट आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आए या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आए, बस आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स when the seller is selecting with the consent of the buyer or the buyer is selecting the goods with the consent of the seller। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। प्लस और बातों का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। क्या बातों का ध्यान रखना है कि सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन में दूसरी बात तब भी माना जाएगा। सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि सर उन गुड्स को स्पेसिफिकली हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही अप्रोप्रिएट कर दिया, अनकंडीशनली, बस देना ही है, कोई कंडीशन नहीं रखी है, ठीक है, अनकंडीशनली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट कर दिया है। का मतलब है सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन और कैसे कैसे माना जाएगा कि सर जब गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, when the goods are delivered to buyer, लिख लेना, when the goods are delivered to buyer, when the goods are delivered to buyer और carrier जो कि उसको बायर तक लेके जाएगा, और अदर बेली, कोई जा रहा था मुंबई से पुणे तो हमने उसको दे दिया, ठीक है। when the goods are delivered to the buyer or carrier or other belly, plus second point, the seller does not reserve his right of disposal of goods. The seller does not reserve his right of disposal of goods। कई बार क्या होता है समझो, तो फिर वो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो जाता है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। श्लोक मुंदड़ा को मिस्टर एक्स को एक माल बेचा, ठीक है, वो अनअसर्टेन गुड्स के लिए था, अनअसर्टेन गुड्स के लिए था, यस सर,
बताया ये सैंपल है सर, ये डिस्क्रिप्शन है, उसने सेलर ने बाय नहीं बोला, ठीक है 100 किलो भिजवा दो, ठीक है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन था। सर सबसे पहले उसने क्या किया, उन गुड्स को ऑब्टेन किया यदि पास में नहीं थे, ठीक है, उनको सेट अपार्ट किया, उनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आया, और क्या किया, उसने उन गुड्स को कैरियर को चढ़ा दिया, रेलवे में चढ़ा दिया या ट्रक में चढ़ा दिया। रेलवे वाले ने रिसिप्ट दी, रेलवे वाले ने रिसिप्ट दी कि सर जो भी रिसिप्ट ये हमको दिखाएगा हम उसको माल दे देंगे, ठीक है। यदि ये श्लोक मुंदड़ा रिसिप्ट को अपने पास ही रख लेता तो फिर क्या ये उसने गुड्स को कमिट अनकंडीशनली कर दिया? नहीं सर, कंडीशनली कर रहा है कि जब तक कुछ नहीं होगा तब तक ये गुड्स मेरे पास में ही रहेंगे, तो फिर ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। उसने यदि इस रिसिप्ट को अपने एजेंट को दे दिया, किसको, जो उसका एजेंट बैठा है पुणे में, कि सर भाई साहब जब आके पैसा दे जावे तब उनको ये माल दे देना, यानी उसने अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नहीं किया है। इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, रिसिप्ट खुद के पास में रख ली या रिसिप्ट अपने एजेंट को दे दी, तो फिर वो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कब होगा? जब उस गुड्स की रिसिप्ट सीधा बायर को दे दी कि भैया ये लेके गुड्स छुड़ा लेना, तो फिर वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट कहलाएंगे, अप्रोप्रिएशन। अपना राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं रखा उन गुड्स के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई कि सर गुड शुड बी अनअसर्टेन गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है? व्हेन द गुड्स आर असर्टेन, असर्टेन का मतलब ये, प्लस व्हेन द गुड्स आर अप्रोप्रिएटेड, गुड्स प्रोड्यूस और ऑब्टेन्ड, या फिर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन करना है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन में एक तो ये चीज आ गई, दूसरी ये दोनों चीजों को एक साथ पढ़ना है। जी 1 मिनट में आ रहा हूं। तीसरा कि सर buyer has information thereof, buyer has information thereof, प्लस बायर को इन्फॉर्म भी कर दिया कि सर ऐसा ऐसा हो चुका है, ये ले लो आपकी रिसिप्ट, ठीक है, वो दे भी दी उसको,